हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉन्ग क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सॉन्ग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10 के होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है यूरोप में राष्ट्रवाद पूरी एक एक कहानी आपकी हो गई है कंप्लीट। आज हम बात करेंगे आपके पूरे 10 मार्क्स की, यानी कहोगे नहीं क्या सर? अरे हां, हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। कहानी आपको पता है, आंसर आप लिख सकते हो। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चन के जवाब आपके सामने रखते हैं। कर दीजिए इस वीडियो को अपने पूरे ग्रुप में शेयर, लाइक अभी के अभी कर दो ना। देखो, पहला है आपका क्वेश्चन आपके सामने, एकदम तेज तर्रार क्वेश्चन है। देखोगे तो कहोगे अरे सर, ये तो देख के लग रहा है कि ये एकदम एग्जाम में आ ही जाएगा। बच्चा बस तुम पढ़ो ना, उसके बाद जिस दिन पेपर बनेगा उस दिन मिलेंगे हम। कहना अरे सर क्या पढ़ाए आप, एकदम वही तो आया। एकदम बच्चा पढ़ना वही। पहला क्वेश्चन, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान के भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? बहुत सही सटीक जवाब आपके पता है। कहा है, यहां पर शब्द लिख दिया है सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए। तो सबको पता है कि क्या क्या कार्य किए गए। ये तो आप ऐसे, हम जब आंसर लिखते हैं, देखो लिखने का तरीका भी आपको सिखाया। जब आंसर आप लिखोगे एग्जाम में, क्वेश्चन तो लिखना है नहीं, आप प्रश्न नंबर और उत्तर डाल दोगे तो, लेकिन शुरुआत हम कैसे करते ये होता है। देखो, वही प्रश्न से लेकर फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्न कार्य किए, निम्नलिखित कार्य किए, निम्नोक्त कार्य किए, फिर पॉइंट डाल दिया जाता है। एक एक लाइन लघुत्तरी में लिखा जाता है। और जब इसी को दीर्घोत्तरी बनाना होता है तो यही जो पॉइंट है ये हेडिंग बन जाता है। ठीक है। पहला क्या, कानून के सम्मुख बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। पहला ही बात थी। दूसरा, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। अब शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई गई। अगर ये सारी चीजें पूछे तो ये सारी चीजें आपकी नेपोलियन संहिता में ही थी। नेपोलियन संहिता में सारी, नेपोलियन संहिता में क्या क्या बातें रखी गई थी, तो ये सारी बातें नेपोलियन संहिता यानी सिविल कोड में, जिसको नागरिक संहिता नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 ईस्वी में दिया था, वही था। ठीक है। अब देखिएगा, अगला है जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया कैसे संपन्न हुई? ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन था और विलियम प्रथम कौन थे? इनकी चर्चा किए बिना जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। अब उसी चीज को अगर हम क्लियर करें तो मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं अत्यंत प्रबल थी। उन लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। लेकिन इस प्रयास का राजशाही और सैन्य शक्ति ने, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब देखिए, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? जैसा कि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं अत्यंत प्रबल थी। उन लोगों ने जो 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या? लेकिन इस प्रयास का राजशाही और सैन्य शक्ति ने सम्मिलित रूप से दमन कर दिया। यानी एक बार एकता बन रही थी, लेकिन जो वहां के राजा थे, राजशाही परिवार थे, वो उनके इन मंसूबों पर पानी फेर देते थे।
उनका प्रसा के बड़े भूभाग स्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। प्रसा ही जर्मनी क्षेत्र में आने वाला ये प्रसा ही एक ऐसा राज्य था कह लें कि जिसने सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण की बागडोर संभाली। हुआ क्या, उसका मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। मैंने कहा आपसे कि जर्मनी की एकीकरण की बात हो और ऑटो वॉन बिस्मार्क की बात ना हो, वहां के चांसलर की बात ना हो, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के विलियम प्रथम को, प्रसा का जो राजा विलियम प्रथम था, उसे जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इटली की प्रक्रिया एकीकरण की बात पर जाने से पहले सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके के पेपर के सिलेबस होते हैं, मॉडल पेपर क्या होता है, उन सारे प्रश्नों के जवाब और हल आपको मिलेंगे जब आप जुड़ोगे हमारे टॉप 100 बैच 2023 से, जिसे आप मात्र 999 रुपए पे करके पा सकते हो, जहां पर आपको स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 3 साल के पेपर, मॉडल पेपर, साथ में आपको 1199 रुपए के सौर्य बैच से जुड़ने का मौका। यही नहीं, इससे जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाकर आपको वहां सर्च करना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप उस बैच को परचेज कर सकते हैं। और यदि आप अप्लाई करते हैं, मेरा ये कूपन कोड PIYUSHSIR प्यूसर, या यूज करते हैं PIYUSH स्पेस देके SIR, तो 100 रुपए की छूट के साथ ये बैच आपको 899 में भी मिलेगा। तो देर ना करिए, ये मौका आपके लिए है, लाभ उठाइए, ठीक है। और यदि वहां से आपको पेमेंट करने में कोई भी समस्या आ रही हो तो आप इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप क्या करिए, इस नंबर पे पेमेंट करके इस कूपन कोड के साथ इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, तो अब आपको तुरंत टॉप 100 बैच 2023 से जोड़ दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मैंने कहा इन 2 क्वेश्चन को तैयार कर लें तो लघुत्तरी में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। गैरिबाल्डी की बात होगी यहां पर, तो यहां चूंकि शुरुआत कावूर ने की थी। अब सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री कावूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। वहां के लीडर बने कौन, कावूर। और फ्रांस और सार्डिनिया पिडमांट के बीच एक कूटनीति संधि की गई। 1858 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया, इस युद्ध में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में, ठीक है। ये जब ऑस्ट्रिया को हराया गया तो उस समय लीडर कौन था, गैरिबाल्डी ने। अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। 18 तीसरी बात लिखेंगे, क्रम से एक एक बातों को। 1860 में दक्षिणी इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पिडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया और यहां पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर दिए। स्पेन की भी हार हो गई। 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने एकीकृत इटली का राज्य घोषित किया, ठीक है। 1861 में हुई और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। इस तरीके से इटली का एकीकरण कंप्लीट हुआ। तो ये सारी चीजें आप 1 बाय 1 करके स्टेप वाइज जिसे कह सकते हैं क्लियर लिखोगे आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कि फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसे हम जानेंगे। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का पूरे यूरोप पे हम कह ले बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।
फ्रांसीसी क्रांति ही एक ऐसी क्रांति थी जिसने यूरोप ही नहीं वरन पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया। जहां जहां गुलामी थी, हर जगह के लोग अपने राजा के गलत कार्यों से ऊब कर उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर चुके थे। यह शुरुआत थी, एक नए युग की शुरुआत थी। ठीक है, तो अब सुनिएगा, यूरोप के विभिन्न शहरों में जब फ्रांसीसी क्रांति की खबर पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 ईस्वी के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 ईस्वी में उसने क्या किया? नागरिक संहिता लागू किया था, अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। लेकिन 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार हो गई, जिसके हराने के लिए 4 देश लगे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन की पराजय। बात हुई यूरोप में राष्ट्रवाद और फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन की चर्चा हुए बगैर अगर इतिहास आगे बढ़ जाए, ये असंभव है। नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी यानी इसी समय वियना की संधि भी हुई थी के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवाद यानी क्यों चाहती कि जैसे पहले चलता आ रहा है उसी अकॉर्डिंग सरकार चलाई जाए, उसमें फेरबदल न किया जाए। ठीक है, यूरोपीय सरकारें 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय के बाद रूढ़िवाद की भावना से क्या थी? प्रेरित थी। और रूढ़िवादियों की यह मान्यता थी कि राज्य व समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखा जाए। जैसे चलता आ रहा है, कौन बड़ा छोटे का, संपत्ति कौन अमीर गरीब का होना, परिवार में मुखिया का चुनाव होना, यानी एकदम जो अंतर पहले चलता आ रहा है वो रहना चाहिए, इसमें कोई भी बदलाव वो नहीं चाहते थे। फिर ज्यादातर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले की स्थिति में वापस लौटने के इच्छुक नहीं थे। नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तनों से उन्होंने ये समझ लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में समर्थ था। ठीक है, वो कुछ का ये मानना था कि अगर हम नेपोलियन ने जो परिवर्तन किया है अगर उस अनुसार चले तो हम राजतंत्र को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, वह राजा की शक्ति को अधिक मजबूत बना सकता था। इसलिए एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। रूढ़िवाद एक ऐसा दर्शन था जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता था। मैंने बताया ही था कि रीति रिवाजों के साथ जुड़े रहने वाली जो परंपरा है, जो चीजें वो सब रूढ़िवाद में आती है। तेज बदलावों के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है ये। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट चैप्टर चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके इन क्वेश्चन के बाद अब कौन कौन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, ये आपके शॉर्ट आंसर हो गए कह लें। अब आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम बात करेंगे। ये हो गया होगा आपका। अब है आपका, देखिए यहां पर हम कुछ डिस्कशन आपसे करना चाहेंगे। जितने लोग देख रहे हो पहले बच्चे अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दिए, लाइक करना ना भूलें। वियना संधि क्या थी? वियना संधि 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के हार के बाद उन्हीं
देशों के बीच हुई थी जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। सारी कहानी आपको बताएगी एक एक। अब वहां कर इस संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। मैंने एक एक पॉइंट, ये सारी चीजें बच्चे पूरे ऐप में अपडेट कर दी गई हैं। जो भी बच्चे पेड क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, अब ये सारे विस्तृत क्वेश्चन के जो एक एक आंसर हैं मेरे द्वारा बनाए गए, सारी चीजें आपको ऐप में मौजूद रहेंगी। वहां से आप डायरेक्टली इसको देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें सेकेंड, ये कह रहा है आपका यूरोपीय उदारवादी राष्ट्रवाद की 1830 ईस्वी के दशक की क्या विशेषताएं थी। यूरोपीय राष्ट्रवादी उदारवादी राष्ट्रवादी की 1830 के दशक की क्या विशेषताएं थी, जब महामंदी की बात थी, यूरोप में महामंदी कब आई, ये सारी चर्चा। एक एक राष्ट्रवादी भावना ये वहीं से देखो, जब हम आर्थिक रूप से अगर परेशान होते हैं तभी हम एक आंदोलन के रूप में कुछ सोचते हैं, हाँ यार हमारे साथ कुछ हो रहा है गलत। पेट भरता रहेगा ना, अगर आपका पेट भर रहा है फिर कोई चीज ध्यान में नहीं आती है। जब आपका पेट खाली होता है तो समस्या तब समझ में आती है, यार हम सच में हम लोग बेकार हैं क्या। तो ये दशा फील हुई थी 1830 के दशक में, जिसने आगे चल के एक क्रांति का रूप लिया था। ठीक है, लेकिन ये उदारवाद की विशेषता क्या थी, सारी चीजें मैं ये भी आपको वहां मैंने दे दिया है ऐप में। अगला मैंने कहा था कि जिस तरह जर्मनी के एकीकरण की अगर बात करें और ऑटो वॉन बिस्मार्क की चर्चा ना हो, वैसे ही अगर आप की बात की जाए इटली के एकीकरण की और गैरिबाल्डी का नाम न लिया जाए, जो एक बार इटली को छोड़ के चला गया था लेकिन बाद में लौटा था, और इसने इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत कावूर ने किया था, सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री कावूर ने, लेकिन समाप्त गैरिबाल्डी ने किया था। और गैरिबाल्डी एक अपने आप में इटली के प्रति पूरी तरह समर्पित एक सच्चा क्रांतिकारी था। और ये इसके बारे में इसका स्थान क्या इतिहास में, ये सारी चीजें आपको मैंने अपनी भाषा में पूरी तरह लिख दिया है, ताकि आपको एक बार वो पढ़ते ही तो ये सारी चीजें बच्चे आपको ऐप में मिलती रहेंगी। अगला है यूरोप में, अगला क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान हेतु, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान हेतु उत्तरदायी कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अभी अभी अगर हम देखें यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान हेतु उत्तरदायी कारण, मुख्य रूप से आप कह सकते हो लोगों के अंदर क्रांति, लोगों के अंदर देश के प्रति सोच, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ये आपकी वियना संधि आगे आती है। तो ये सारी चीजें राष्ट्रवाद को और ज्यादा प्रेरित करती गई। ठीक है, जब तक देखो आग कब भड़कती है, जब उसको कुरेदा जाता है। जब आप हमारे जख्म को और नासूर बनाएंगे तो कसूर हम आपका नहीं देखेंगे किसका है। तो कहने का अर्थ यही है बच्चे कि आपको पूरे तभी आपके टैलेंट को समझा जा सकता है जब हम आपको कोई मोटिवेट करे। जामवंत ने हनुमान जी को मोटिवेट किया, क्या किए, समुद्र लांग गए। आप ऐसे ही मेरे जो विद्यार्थी देख रहे हैं एक से एक टैलेंटेड बैठे हैं, बस ये विस्तृत उत्तरीय एक बार ऐप में जाकर बस क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे, मैं पूरे गारंटी देता हूं कि इतना इजी वर्ड में वो दिया गया आंसर कि वो तुरंत लिख जाएंगे उसका आंसर। ठीक है, देखिएगा अगला है आपका यूरोप पर फ्रांस की क्रांति का प्रभाव क्या था। यूरोप पर फ्रांस की क्रांति का प्रभाव क्या था 1789 ईस्वी। ठीक है, और इसको फ्रांसीसी की क्रांति का क्या प्रभाव था, पूरा प्रभाव तो यूरोप के राष्ट्रवाद पर, क्या राष्ट्रवाद का उदय, मध्यवर्गीय लोगों में ठीक है आंदोलन की भावना का आना,
राजशाही तंत्र का समाप्त होना, नौकरशाही खत्म होना, भू दासत्व की प्रक्रिया खत्म होना, लोगों के बीच एक समानता देखना, ये सारी चीजें कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद ये सारी चीजें आती है। तो अब ये आप इस पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। जितना मैंने कहा ये सारे आंसर आपको मेरे प्यारे बच्चों कहां मिलेगा? तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे किस जगह मिलेंगे? तो आपको इसके लिए करना क्या होगा? आपको जुड़ना होगा शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच 2023 से, जहां आप पा सकते हैं सारी चीजें मात्र 999 के एक सेशन की पूरी फीस के साथ। पूरे एक साल की फी है आपकी, और जहां डेली लाइव क्लास के साथ आपको स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 3 साल के पेपर, मॉडल पेपर, कौन कौन से क्वेश्चन पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, 3 सालों में पूछे गए हैं, उनके एक एक क्वेश्चन के आंसर भी ऐप में अपडेट है। और यही नहीं, साथ में बच्चे इस बैच को परचेज करते हो तो 1199 का ये सौर्य बैच आपको फ्री दिया जाएगा। इसका पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है? ये आपको फ्री बैच होगा, एक पर एक फ्री होगा। इसके लिए करना क्या होगा? आपको सबसे पहले आपको शुभम क्लासेज का ये एप्लीकेशन जो आप देख रहे हो, शुभम क्लासेज का एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको जहां पेमेंट का ऑप्शन दिखे, बैच आप वहां से परचेज कर सकते हो पेमेंट करके। और यदि आप अप्लाई करते हैं मेरा ये कूपन कोड स्मॉल PIYUSHSIR पीयूष सर या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको मिलते हैं 100 रुपए की एक्स्ट्रा छूट। यानी अब आप पा सकते हो 899 में ही पूरे, ठीक है, सब्जेक्ट की तैयारी। और यदि अब इस ऐप में क्या होगा? लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 इयर्स के पेपर। अगर आपको पेमेंट करने में समस्या ऐप से अगर आ रही हो तो आपको करना क्या है? इस दिए गए नंबर पे, किसी भी नंबर पे, किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, भीम पे, जॉन पे, ठीक है, आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट का किसी एक नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए इस कूपन कोड के साथ। आपको 10 मिनट के अंदर टॉप 100 बैच 2023 से जोड़ दिया जाएगा। अब मौका है आपके पढ़ने की, आपके समझने की, आपके तैयारी की। सामने आपका हाफ ईयरली एग्जाम है। अगला चैप्टर हम लेकर आ रहे हैं आपके पास भारत में राष्ट्रवाद, यानी आपके कैसे जानोगे कि हमारे कैसे क्रांतिकारी थे। 15 अगस्त बीत गई, स्कूलों में जिन जिन चीजों को आपने सुना, अब आप समझो कि कब कब हमारी क्रांति कहां से शुरू हुई। तो इसके लिए अब कर दीजिएगा। आज इसके क्लास अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर तो आप डेली करते हो और कर भी दियोगे, नहीं किए हो तो अब कर दोगे। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।